सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे ना क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि ऑरस्टेड का प्रयोग क्या होता है और हमने देखा बच्चों कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। आज मैं ये देखने वाला हूँ कि बायो-सेवर्ट नियम के आखिर अनुप्रयोग क्या है। यहाँ पे आज मैं आपको 2 अनुप्रयोग बताने वाला हूँ, जिसमें जो हमारा सेकंड वाला अनुप्रयोग है वो बच्चों लगभग हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है पूरे 5 नंबर का। लेकिन अगर आपने पहला वाला अनुप्रयोग नहीं देखा तो दूसरा वाला आपको बहुत कम ही समझ में आएगा, इसलिए आपको दोनों अनुप्रयोग बहुत अच्छे से देखना है। पहला वाला अनुप्रयोग आपके एग्जाम में 3 नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों, और आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और क्लास 12th की फिजिक्स हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं बच्चों। और उसके बाद गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ये आज हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका आज हम लोग यहाँ पे बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग यहाँ पे आज हम करने वाले हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग को सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर भाई कौन कौन से अनुप्रयोग हमको पढ़ने हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि बायो-सेवर्ट जी ने, बायो और सेवर्ट जो अलग अलग थे, समझ लीजिए बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो dB बराबर होता है μ0/4 पाई और इसके बाद I/dl और साइन थीटा, ये उन्होंने बताया, और डिवाइडेड बाई r²। ये इन्होंने बताया कि किसी अल्पांश के कारण, अल्पांश मतलब कोई एक छोटे से भाग के कारण उत्पन्न होता है जो चुंबकीय क्षेत्र, वो होता है dB बराबर μ0/4 पाई I/dl साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पे μ0 क्या है? ये है बच्चों निर्वात की चुंबकशीलता, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको डीप में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हो बच्चों। तो ये इन्होंने बताया कि किसी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो ये होता है। लेकिन इसी फॉर्मूले का उपयोग करके यहाँ पे हमें 2 बड़े बड़े से निगमन पढ़ने हैं। तो पहला तो छोटा है लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए बहुत आराम से समझते हैं। देखिए, वो 2 निगमन हमें कौन से पढ़ने हैं हम आपको बताते हैं। पहला जो हमारा है वो बच्चों है हमारा कि कोई भी एक कुंडली है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे ये इस तरीके की कुंडली भी लेकर आया हूँ, ठीक है, ये जानते हो आप लोग क्या है, ठीक है। तो ये कुंडली भी लेके आया हूँ। इस कुंडली के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले इस कुंडली के केंद्र पर, इस कुंडली के केंद्र पर, अब ये कुंडली आपको दिख रही है ना, इस कुंडली का केंद्र बिल्कुल बीच में होगा। इसके केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला है हमें ज्ञात करना है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और ये कुंडली कैसी है? धारावाही है, इसका मतलब इसमें धारा बह सकती है। कुंडली के केंद्र पर हमें ज्ञात करना है क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा पहला निक है। दूसरा जो बच्चों हमारा है वो ये है कि अगर ये कुंडली यहाँ पे है तो इस कुंडली का कहीं ना कहीं अक्ष होगा। अब मैं मान लो कि ये देखो इसका अक्ष है, क्योंकि केंद्र से होके जा रहा है ना, तो ये इसका अक्ष है। जो मेरा हाथ आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ अक्ष दिख रहा है ना, ये अक्ष ही है बच्चों। सर का ये आस्तीन चढ़ा हुआ है, आप लोग हंस रहे होगे। तो देखो, ये जो अच्छा आपको दिख रहा है ना, ये अक्ष, इसके अक्ष पे कोई भी एक बिंदु मान लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु मान लिया है, और इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना होगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब हमें ज्ञात करना होगा कुंडली के, दूसरा होगा हमारा कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाले, बच्चों आप बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इसलिए आप लोग ध्यान से देखना है इसको, केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों। तो इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहोगे तो बच्चों आपको पूरी फील मिलेगी,
ठीक है, कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे करके आना है। तो दो हमें ज्ञात करना है, पहला है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा है हमें कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए सब लोग सबसे पहले अपना पहला वाला और छोटा वाला शुरू करते हैं। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं आपको बता दूं कि केंद्र देखो बनाओगे सबसे पहले कैसे, ठीक है, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास एक कुंडली है। अब हमारे पास ये एक प्रकार की क्या है? कुंडली। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बना दी है? कुंडली। अब ये कुंडली बनाई है तो अब इस कुंडली में कहीं ना कहीं बच्चों करंट बहेगी। तो हमने ये मान लिया कि ये जो हमारी कुंडली है इसमें कहीं ना कहीं पर हमारे पास बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि इस कुंडली में बैटरी लगी हुई है बच्चों। तो ये हमने कुंडली मान लिया और इस कुंडली में बैटरी लगा देंगे। तो ये मान लीजिए इसका निगेटिव टर्मिनल है और उसके बाद ये इसका हमने निगेटिव माना टर्मिनल और इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और वापस लाके इसमें हमने जोड़ दिया। तो अब ये हमारे पास ये प्लस सिरा हो जाएगा और ये हमारा माइनस सिरा हो जाएगा। अब बताओ यार, ये जो कुंडली यहाँ पे हमने बना दी है इसमें अब करंट बहने लगेगी। तो हमने बताया कि भाई यहाँ से लोना करंट बहने लगी और इस तरीके से इसमें करंट बहने लगी। बताओ बच्चों, कितना तो आसान है ना? ये कुंडली हमने बना दी। अब अगर इसमें करंट बहने लगी तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो करंट की दिशा जो है ना वो कैसी है? इस तरफ है बच्चों। ध्यान से सुनना, करंट की दिशा किधर है? नीचे की ओर है। अगर करंट की दिशा नीचे की ओर है, जरा हम ध्यान से इस हमारे हाथ को देखिए आप लोग, करंट की दिशा नीचे की ओर है तो ये जो हमारी होगी, ये वाली जो दिशा होगी, ये किसकी दिशा होगी बच्चों? ये किसकी दिशा होगी? ये करंट की दिशा हो गई। और तो ये हमारा जो हथेली है ना, ये बताएगी किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये करंट की दिशा हो गई और ये हथेली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो कोई भी एक हम अल्पांश मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ये हमारा एक अल्पांश है। ठीक है, और दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? ये अल्पांश जो माना है, इस अल्पांश के बीच वाले से एक बिंदु से हमने मान लिया कि यहाँ पे ये इसका केंद्र है और इस केंद्र पर हमने बिंदु एक मान लिया है क्या? P। ये जो अल्पांश है, ये पूरी कुंडली जो आपकी है ना वो कितने की है भाई? ये L है पूरी। ठीक, लेकिन हमने ये मान लिया कि जो हमारा अल्पांश है वो छोटा है, इसका मतलब ये DL है। समझ गए होगे आप लोग? ये हमारा क्या हो गया? DL हो गया। ठीक, अब हमने यहाँ जो लिखा किया है वो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो लिखिए, थ्योरी हम बोल देते हैं, लिख लो आप लोग। माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है। तो हमने यहाँ लिखा कि माना एक वृत्ताकार, नहीं आप लोग लिख लो, माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? R है। और वो स्मॉल r लिख लो या फिर आप चाहे कैपिटल भी लिख सकते हो। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हमारी त्रिज्या कैसी है? कैपिटल R। ये एक हमारे पास वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम लोग जानते हैं कि बायो-सेवर्ट, ठीक है, बायो-सेवर्ट, रुके रहिएगा प्लीज अभी, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार, ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार। अब बायो-सेवर्ट नियम में क्या कहा गया था? बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार, अब बायो-सेवर्ट ने कहा कि किसी भी अल्पांश के कारण, अगर कोई भी एक अल्पांश होगा तो वो उस अल्पांश के कारण, जो कि अल्पांश कितना होगा? DL, उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा बच्चों μ0/4π और उसके बाद I और DL और उसके बाद बच्चों साइन थीटा और अपॉन में R²। जहां R क्या है? इस बिंदु से, ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है, इस बिंदु से हमारे बिंदु P की दूरी है बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये dB निकाल लिया हमने, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन R²। अब सबसे बड़ी बात है कि थीटा निकालना है हमको। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो हमारी जो धारा की दिशा है ना वो कैसी है? नीचे। अब ये हमें कौन सा हाथ लेना है अपना? बायां की दायां? ये भी ध्यान में रखना है बच्चों। ये देखो कौन सा हाथ है? ये बच्चों हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। इसको जरा ध्यान से देखिए, धारा की दिशा कैसी है? नीचे की ओर है। अब धारा की दिशा अगर नीचे की ओर है तो ये क्या है? ये हमारी उंगलियों की दिशा है और ये उंगलियों की दिशा इस तरफ है, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? इस तरफ होगा। ठीक, तो ये हमारी धारा की दिशा, ये DL की दिशा और यहां पर आएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब बताओ कि इस DL के बीच में जो ये हमारा धारा की दिशा है और ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये हमारी बिंदु P की दिशा है, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? आप खुद ही बता दीजिए कितने डिग्री का है? भाई 90 डिग्री का ही तो है।
इसका मतलब है कि जो यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो मैं बोलूंगा कि यहां पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये थीटा जो है हमारा वो कितना है, 90 डिग्री का है। समझ गए इतनी बात? तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि चूंकि डीबी व डीएल के बीच जो मेरा कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अगर ये थीटा का मान हमारा 90 डिग्री होगा, इस चित्र को मैं थोड़ा सा ना शिफ्ट कर देता हूं बच्चों, उसको थोड़ा सा हम उधर खिसका देते हैं, ठीक। अब इतना जरा ध्यान से देखना, अब ये 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई और उसके बाद IDL और साइन 90, ठीक है, IDL और उसके बाद साइन 90। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यार ये तो बहुत आसान चीज़ हो गई फिर तो, है ना। अब हम जानते हैं जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको हो सकता है समस्या हो, लेकिन मैं बता दूं कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन 90 का मान बच्चों 1 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन 90 का मान तो 1 होगा, और अगर साइन 90 का मान 1 होगा तो μ0 अपॉन 4 पाई और उसके बाद होगा बच्चों IDL और साइन 90 का मान 1 और ये खत्म। बताओ क्या ये बात समझ में आई? कुछ था ही नहीं बालक, ये तो हमने निकाला है कि किसी अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यार हम लोग ये जानते हैं कि अगर अल्पांश के कारण निकालना है तो सिंपली dB दिया ही हुआ है। अगर हम लोग पूरे इस लूप के पूरे इस कुंडली के कारण अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, छोटे भाग के लिए dB है, पूरे भाग के निकालने के लिए बालक क्या करोगे, समाकलन। तो हम लोग यहां पे समाकलन कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अतः कुंडली के कारण, ध्यान से सुनिए, अभी तो हम लोग किसके कारण निकाल रहे थे, अल्पांश के कारण, कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम लोग को कुंडली के कारण निकालना पड़ेगा, यार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, अगर हमें कुंडली के कारण निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा बालक, हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। अब हम लोग सिंपली ना इसका समाकलन कर देंगे। ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, समझदार हो तुम लोग। तो अब जरा ध्यान से देखना, समाकलन करना है। समाकलन हमें करना किसका है, समाकलन dB का, और उसके बाद मेरे पास बचता हुआ है μ0 अपॉन 4 पाई और उसके बाद IDL और बच्चों नीचे कितना है R²। लेकिन यहां पे जो जिसके साथ D लगा हुआ है उसी का तो समाकलन होगा, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट हो जाएंगी, वो तो सारी नियत है ना, यही तो होता है ना। तो बच्चों हम लोग ना dB का तो समाकलन B हो जाएगा, तो अभी मत करो, अभी पढ़ा रहने दो, एक साथ बाद में करेंगे। और उसके बाद μ0 अपॉन 4 पाई और बालक I बाहर आ जाएगा और R² भी बाहर आ जाएगा और समाकलन फिर हमारे पास dl का होगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि फर्स्ट चैप्टर में मैं बार बार आपको बताते हुए आ रहा हूं कि अगर किसी का भी समाकलन करना है, मान लीजिए आपको dx का करना है तो x आता है, dx का करना है तो कितना आता है, x आता है। समझ में आ रही बात? ये कहां से आता है उसकी बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि ये जैसे इसका हमें करना है ना, तो हमने लिखा dx और उसके बाद यहां पे हमारे पास कितना हो जाता है, मान लो, अरे यार अभी समझदार हो इतना, फिर बाद में बताएंगे इसको, ठीक, क्लियर। अब देखो यहां से आया मेरे पास b और उसके बाद μ0 अपॉन 4 पाई, वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है। यहां से आएगा मेरे पास I और अपॉन में R² और यहां से आए बच्चों मेरे पास L। अब एक बात बताओ कि यार जो L था हमारे पास वो क्या था, एक कुंडली थी, और उस कुंडली की क्या थी, परिधि थी, क्योंकि हमने छोटे भाग को dl लिया है तो पूरा भाग हमारे पास L होगा। समझ में आ रही बात? चलो अब हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आपको जो लिखना है इसके ऊपर वो बोल देते हैं, आप लिख लो। माना R त्रिज्या की एक, अब R आप कौन सा मान सकते हो, स्मॉल या कैपिटल, मैंने पूरे फॉर्मूले में स्मॉल कर दिया तो आप यहां ना स्मॉल ही लिख लो, फिर यहां आप स्मॉल ही कर लो फिर।
माना एक आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये आई एम्पियर की धारा देखो ऐसे प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस आई एम्पियर की धारा जो इसमें प्रवाहित हो रही है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद लिखना है कि कुंडली के किसी अल्पांश डीएल के कारण कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लिख लिया। और उसके बाद पूरा आपको जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे करना है कि भाई बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार, और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार कुछ नहीं किया, उसके बाद बस थीटा का मान 90 रखा है, और रखने के बाद हमने बताया कि भाई समाकलन कर दो। समाकलन किया तो डीएल का बता दिया कि एल होगा, बाकी कुछ नहीं किया बालक, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं। आते हैं वापस, ये हमने बताया। अब आप यहां तुरंत लिखोगे कि भाई चूंकि जो हमारा एल है ना वो क्या है बच्चों, धारावाही कुंडली की परिधि है, तो यहां एल क्या है, कुंडली की परिधि। और अगर बात बच्चों ये कुंडली की परिधि है तो हम तुरंत बोल देंगे कि इस एल का मान जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। तो ये हो गया, सॉरी बालक सॉरी, ये 4 पाई और उसके बाद आई अपॉन आर स्क्वायर, और इस एल का मान होगा 2 पाई और आर। बताओ कुछ था इसमें? 1% भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो, बहुत आसान था। अब क्या करोगे, देखो ये पाई से पाई कट गया, 2 से ये वाला 4 कट गया, फिर उसके बाद बस आर से ये वाला आर कट गया। ठीक, अब मेरे पास बचेगा क्या, उससे लिख लो। ठीक है, जो मेरे पास बचता है वो बी बराबर कितना बचेगा, म्यू 0, और उसके बाद ये आई बचता है यहां से, और कुछ नहीं बचता। ध्यान से सुनिए, और कुछ नहीं बचता, तो म्यू 0 अपॉन आई, और उसके बाद 2 बचेगा नीचे और एक आर बचेगा, इतना बचेगा म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। बताओ क्या ये बात समझ में आई? कुछ था ही नहीं इसमें, हमने आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें बता दी बच्चों। ठीक, 1% भी इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 आई और बाई 2 आर, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। चलो अभी इतना आपने लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, और जरा ध्यान से देखना अभी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इतना हो गया। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी गई हो, भाई अभी अभी तो हमने कुंडली जो बनाई थी उसमें तो एक ही फेरा था। जैसे आपने देखा होगा कि किसी तार का एक बंडल बना लेते हैं, मान लो ये मेरा जो तार नीचे लटका हुआ था, यही तार का मैं एक बंडल बना लिया, ऐसे 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 नहीं बच्चों, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे भी हम कुछ पढ़ेंगे आगे चल के। फिर उसके बाद ये देखो ऐसे एक बार घुमाया, फिर मेरा मन किया नहीं, फिर मैंने घुमाया एक बार, तो वो 2 हो गए, फिर 3 बार घुमाया, फिर 4 बार घुमाया। इसी तरीके से घुमाते घुमाते हमने n फेरे बना लिए, और जैसे ही मैं n फेरे बनाऊंगा मैं तुरंत लिख दूंगा कि यदि कुंडली में n फेरे हों, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मैं तुरंत लिख दूंगा कि यदि कुंडली में, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं इसलिए बहुत आराम से पढ़ लो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो बच्चों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र आएगा ना वो बच्चों आएगा B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और उसके बाद, ठीक है 1 मिनट, 4 पाई नहीं आएगा, म्यू 0 और n से गुणा हो जाएगा, म्यू 0 एन आई, और अपॉन में आएगा बच्चों 2r, इतना आएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आपने पिछले वीडियो में बताया था कि सर जो म्यू 0 अपॉन 4 पाई होता है इसका मान 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोगों को डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल करने के लिए एग्जाम में आएगा तो हम कैसे करेंगे सर? तो बच्चों वहां पे ना आपको पूरी वैल्यू ये रखनी है म्यू 0 की, सिर्फ यहां से म्यू 0 का मान निकालना है, और वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसके बाद यही 4 पाई की वैल्यू वहां पुट कर देनी है, बाद में 2 से वो कट ही जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे करके आप अपने न्यूमेरिकल कर सकते हो। बताओ बच्चों क्या ये बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कि 1% भी कोई समस्या होगी।
पिछले वीडियो में एक बच्चे ने बोला कि सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया कीजिए, तो बच्चों लीजिए, मैं आप लोगों की बातों पे ध्यान रखता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले पेज का और ले लीजिए बच्चों अब दूसरे पेज का। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा निगमन। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अभी हम लोग पहला पढ़ेंगे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां से मैंने कंप्लीट कर दिया। अब एक बात बोलूंगा आपसे, क्या यार ऐसे ही चलेगा? ठीक है, क्योंकि अगर मैं कुछ टाइम तक वीडियो ना दूं तो आप लोग बोलते हैं सर वीडियो नहीं आ रहे हैं। जैसे कल वीडियो नहीं आया, रीज़न था कि मैं थोड़ा सा बीमार था, मुझे स्टोन है, कभी भी पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से मैंने कल वीडियो नहीं दिया बच्चों। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या ऐसे ही चलेगा? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि पहले आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते थे पढ़ाई में, अभी क्या हो रहा है? एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे क्या? अभी से पढ़ाई नहीं स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? हाँ? अब बच्चों दूसरा स्टार्ट करेंगे हम लोग, कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाले अक्षपर चुंबकीय क्षेत्र, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है एग्जाम में। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, मैं पहले से कुछ नहीं इसीलिए लिख कर लाया कि आपको समस्या ना हो। दूसरी हमारी हेडिंग है कुंडली के, दूसरी हमारी जो हेडिंग है वो है हमारी किसी धारावाही, बहुत अच्छे से सुनिएगा प्लीज, नोट करते जाइए, किसी धारावाही कुंडली के, किसी धारावाही कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाले, केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष पर स्थित, बच्चों होकर जाने वाले अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है हमें? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, क्लियर? या आपने हेडिंग डाल ली, और चलिए फिर इस हेडिंग से अब हम लोग आगे की कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से सुनिए। अब हमें सबसे पहले एक कुंडली बनानी होगी। तो देखिए, मैं अब इस बार फिर से कुंडली यहां पे बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इस बार कुंडली आपने गोल गोल नहीं बनाई, आपने इस तरीके की कुंडली क्यों बना दी? अभी तो इससे पहले वाली तो गोल बनाई थी सर, इसमें आखिर ऐसे क्यों किया? चलो एक चीज समझते हैं पहले। यहां पे देखो, ये क्या है? एक टाइप की कुंडली है। अगर इस कुंडली को मैं इस तरीके से गोल बनाता तो इसका जो अक्ष होता ना वो आपकी तरफ आता, और जब ये इसका अक्ष आपकी तरफ आता तो मैं बोर्ड पे कैसे बनाता? इसलिए ना इसको थोड़ा सा ओवल शेप में दिया है, इस तरीके से बना दिया गया है। इस तरीके से बच्चों बना दिया गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरीके से क्यों बनाया गया है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब मान लो बच्चों कि ये हमने ऐसे बना दिया, अब हमने देखो ऐसे बनाया हुआ। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना चाह रहे हैं ऐसे। अब मुझे आप बताओ एक बार कि ये जो इस तरीके से मैं ऐसे हाथ ऐसे निकाल रहा हूं ऐसे, अभी जरा ध्यान से देखना, ये कुंडली का अगर मैं इस तरीके से एक लाइन यहां ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ की, और इस तरीके से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ये इस तरीके से बना दिया मैंने। अब मुझे बताओ क्या ये कुछ 3D आपको दिख रहा है? 3D नहीं दिख रहा? जरा ध्यान से सुनो, ये ऐसे बनाया गया है, और इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला इसका जो हिस्सा है, ये पीछे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपकी तरफ निकला हुआ है, ऐसे है बच्चों, ऐसे ये आपकी तरफ है, और ये वाला हिस्सा अंदर की ओर है। समझ गए ना? इसको हम ऐसे बनाना है, यहाँ पे ऐसे। हम ऐसे तो नहीं बना सकते ना, तो हमने थोड़ा तिरछा कर दिया है इसको ताकि आपको दिखाई दे। इससे ये पता चला कि ये वाला हिस्सा आपकी तरफ है और ये वाला हिस्सा इधर है। अब मैं जरा इसको थोड़ा घुमाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे ही मैंने इसको घुमाया, अब आप मेरा हाथ देखना बच्चों, ऐसे जब मैं ऐसे हाथ यहां पे बना रहा हूं तो यहां पे देखिए बच्चों, ये अच्छा ऐसे बनाया ना मैंने, तो अब ये जो अच्छा बना रहा हूं तो इससे ये पता चल रहा है कि ये वाली आपको नहीं दिखाई दे रही ना, तो ये देखो यहां पे देखो, और जिस समय मेरा ये वाला हाथ इसके अंदर है, इस समय देखो ना ध्यान से
कि ये इतना हाथ मेरा छुप गया है, ये वाला हिस्सा मेरा छुपा हुआ था। जो हिस्सा ये छुपा हुआ वाला होता है ना, ये हिस्सा ये वाला होता है, इतना जो छुपा हुआ आपको दिख रहा है। आप समझ गए ना, ऐसे बनाना है। अगर इसी चित्र को मैं ऐसे बनाता, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अगर इसी चित्र को मैं ऐसे बनाता, इससे ये पता चल रहा था कि भाई इस बार ना ये वाला हिस्सा बाहर की ओर है और ये वाला हिस्सा अंदर की ओर है। समझ में आई बात? देखो ये तो हुआ कॉपी पे बनाना है, लेकिन हमें पता है कि आपको ऐसे कोई बताता नहीं है, इसलिए आप गलती कर जाते हो। ठीक है, तो समझ गए बालक, कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। अब ध्यान से सुनना प्लीज। इसका ये मतलब है कि इसका ये वाला जो हिस्सा है ना वो आगे की ओर है और ये वाला जो हिस्सा है ना वो पीछे की ओर है। समझ गए कि नहीं? ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा इतना कि कौन सा आगे कौन सा पीछे। अब मैंने क्या किया हुआ है कि यहां पे एक हमने बिंदु ले लिया हुआ है और इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। माना एक आर त्रिज्या का, अब आर आप स्मॉल लिखना, माना आर त्रिज्या का एक हमारे पास क्या है बच्चों? धारावाहिक कुंडली है। एक धारावाहिक कुंडली है। इस धारावाहिक कुंडली के केंद्र O, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस धारावाहिक कुंडली के केंद्र O से बिंदु O के, इस धारावाहिक कुंडली के केंद्र O से होकर जाने वाले अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, एक बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गई? अब एक बताओ बात यार, चुंबकीय क्षेत्र तो लूप के उस धारावाहिक कुंडली के कारण है ना, तो हम सिंपली ये वाली दूरी तो नहीं ले सकते अपने फॉर्मूले में, जैसे अभी तक ले रहे थे कि भाई यहां से यहां तक r ले लिया और फॉर्मूले में r आ गया। देखो जरा पीछे देखो, हमने लूप, ये जो कुंडली बना रहा है ना, कुंडली के इस वाले हिस्से से हम लोग एक बिंदु दूर ले रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग यहां पर इसके O बिंदु से ये दूरी ली है तो हम इसको R तो नहीं मान सकते ना, जो मेरे वाले फॉर्मूले में आता है, ऐसा तो नहीं मान सकते। हमें इस कुंडली के कहीं ना कहीं एक हिस्से पर एक अल्पांश लेना होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर हमें एक अल्पांश लेना होगा। तो हमने मान लिया कि वो अल्पांश मेरा यहां पर है, ये अल्पांश हमने यहां पर मान लिया है कि ये हमारा यहां पे अल्पांश है। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? और उसके बाद इसका हमने एक बिंदु मान लिया है, कितना है? A है। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? इस A बिंदु के कारण हमें अभी A बिंदु से इसको मिलाना पड़ेगा और यही मेरी मेन वाली दूरी होगी जो मेरे फॉर्मूले में होती है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं यहां लिख लूं कि कहां, यहां लिख दूं। मेरा फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई और उसके बाद I dl साइन थीटा और अपॉन में r स्क्वायर। यार ये जो नीचे r आपको दिख रहा है ना, ये r होता क्या है? ये r होता है किसकी दूरी? उस अल्पांश से उस बिंदु की दूरी जहां से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। देखो इस तरीके से डीप में हम और कहीं नहीं समझने वाले हैं, इसलिए यहीं पे आपको अभी समझना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने एक ये जो बिंदु लिया था यहाँ, इससे ना इसको मिला दिया हमने इसको। अब हमने जैसे ही इसको मिलाया तो अब हमने इस दूरी को क्या मान लिया है? अब हमने इस दूरी को मान लिया है कि हमारी जो दूरी है वो कितनी है? A है। ठीक, हमने क्या मान लिया है बच्चों? एक मिनट रुकना जरा, ये जादुई पेन जो है ना वो उसको हटाते हैं पहले। ये हमने मान लिया कि ये दूरी हमारी कितनी है? A है। ठीक है, तो आपने जो स्टेटमेंट अभी लिखना था ना कि जहां से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अब उसके नीचे लिखोगे कि माना कुंडली के किसी अल्पांश dl, इसका नाम क्या दोगे? dl। माना कुंडली के किसी अल्पांश dl, इसका नाम दिया हमने dl जो कि बिंदु A पर स्थित है, वहां से बिंदु P की दूरी A मीटर है। ऐसे लिख लिया आपने, वहां से में दूरी कितनी है? A मीटर है। अतः इस dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सुनिएगा, इस dl के कारण, इस dl अल्पांश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वही तो ज्ञात करना है। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम यहां लिखेंगे कि dl के कारण, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, dl के कारण बिंदु
P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ध्यान से सुनिए प्लीज, सुनिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारे पास dB बराबर, ध्यान से सुनिए प्लीज, μ0 अपॉन 4 पाई और उसके बाद I और dl और बच्चों साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिए, साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। यार ये थीटा क्या है, सुनिए कि ये थीटा क्या है, ध्यान से सुनिए। अब हमने क्या किया, हमने इसको ना इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया। अब हमें यह देखना है कि हमारा जो थीटा यहां पे बन रहा था वो कितना बन रहा था। यहां पे हमें देखने की जरूरत है, यहां पे क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, और यही कोण हमारा क्या है बच्चों, थीटा है, यही कोण हमारा थीटा है। अब इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसीलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। देखो ये क्या है बच्चों, कुंडली, ठीक, कैसी है, धारावाही। अब यहां से हमारा अक्ष गया, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये एक बिंदु है। अब मेरे पास यार लंबी लंबी कोई चीज होती तो मजा आ जाती, पर मेरे पास यहां पे लंबा लंबा कोई चीज है नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या निकालूं सर, या देखो ऐसे, देखो ऐसे चाकू निकाल लिया सर ने, ठीक है, इसको देखो ऐसे निकाला ना, यहां पे ध्यान से देखिए ऐसे, ये यहां पे एक बिंदु P है, यहां पे एक बिंदु P है, और ये अक्ष से, इसके केंद्र से होकर ये अक्ष जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर इस केंद्र से होकर अक्ष जा रहा है तो यहां पे एक रेखा बनेगी। अब आपको लग रहा होगा कि यार यहां का 30, 45, 60 ऐसे करके कोई कोण होगा, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। अब मान लो कि यहां पे बिंदु P है, और इस बिंदु P से मैं इस dl जो यहां पे अल्पांश आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यहां पे जो आपको अल्पांश दिख रहा है, इस अल्पांश से, या आप इसको अल्पांश मान सकते हो, देखो ऊपर जो निकला वाला हिस्सा है, ये जो अल्पांश आपको दिख रहा है, इस अल्पांश से इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलाते हैं। ये देखो मैंने मिला दिया। अब आप एक बात बताओ, ये अल्पांश आपको वाकई में जो ऐसे ऐसे दिख रहा था ना, वो है तो यहाँ अल्पांश, लेकिन ये जब मैं इसको मिला रहा हूं ऐसे, इसको जब ऐसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे देखो एक एंगल बन रहा है, देखो यहां एक एंगल बन रहा है, यहां एंगल देखना, यहां हमें इस एंगल से थोड़ी ना मतलब है, ये एंगल थोड़ी ना मतलब है, हमें मतलब है कि ये देखो ऐसे, इसको देखो बच्चों, ये ऐसे दिख रहा है ऐसे, और यहां पे ये जो ये कुछ भी हो, बट ये एंगल तो 90 ही बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल तो 90 ही बनेगा। इसका मतलब है कि जो ये वाला यहां थीटा बन रहा है वो वास्तव में 90 है। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, यहां पे कोई बिंदु P है हमारी उंगली के पास। अब मैंने उस बिंदु P से इसको मिलाने की कोशिश की, और जब मैंने इसको यहां से मिलाया तो यार मुझे पता चला कि ये हमारी, ये है, ये किसकी दिशा है, बोलो ना, ये किसकी दिशा है भाई, ये धारा की दिशा है ना, कहीं पर भी धारा बह रही है, अभी अभी देखेंगे कैसे बह रही, ये धारा की दिशा है। और यहां पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बताओ ये बात समझ में आई, कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। बात समझ में आई, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी मुझे इसकी फिर से जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। अब मैंने ये माना कि हमारे पास यहां पे कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब ये धारा ऐसे बह रही है ऐसे, ठीक, तो ये धारा ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आ रही है, और ये धारा ऊपर से ऐसे जा रही है, ये जा रही है, और बच्चों ये वापस आ रही है, ठीक, समझ में आया इतना। अब ध्यान से सुनना प्लीज एक बार फिर से, वो थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि चूंकि dl जो हमारा dl है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सुनिएगा प्लीज, एक सेकेंड मैं फिर से साफ करके बता रहा हूं, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि आप लिख लो, ताकि आप लोगों को 1% भी कोई समस्या ना हो, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। एक सेकंड वेट, क्लियर, एक सेकंड इंतजार करना बच्चों, मैं बस बताता हूं आपको अभी।
ये बताना है कि चूंकि डीबी की दिशा व डीएल की दिशा क्या है बच्चों, परस्पर लंबवत है। अतः यहां जो मेरे पास कोण बन रहा था थीटा, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, ये स्टेटमेंट मैं लिखना चाह रहा था अच्छे से। तो यहां मेरे पास आएगा dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, और उसके बाद होगा बच्चों क्या, I और dl, और अपॉन में हो जाएगा मेरे पास। अब ध्यान से सुनो, dl के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, और हमने जो r लिखा था वो वास्तव में r नहीं होना चाहिए, वो आखिर होना क्या चाहिए, यहां पे a स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग यहां पर भी क्या होगा, a स्क्वायर होगा। आ रही बात समझे, जो कि अब हमने r लिख दिया था, समझदार हो आप लोग। अब हमने ये माना था कि भाई यहां से यहां तक दूरी कितनी है, r है, सॉरी यहां से यहां तक ये वाली दूरी कितनी है, r है, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है, और बिंदु O से ये जो P की दूरी है ना, वो हमने मान ली कितनी है, x मीटर है। अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में अपने मुंह से r बोल दिया हो तो आपके लिए फिर वो मैं सॉरी बोल रहा हूं, क्योंकि ये दूरी, ये हमारी त्रिज्या r है, और बिंदु O से लेकर P तक की जो दूरी है वो कितनी हमने x मीटर मान ली है। तो अब ये बात समझ में आ गई, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताओ, आया समझ में? अब ये हमने निकाला है इसके कारण। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ये बोलूं कि इसका एक और घटक है नीचे की ओर, ये वाला, तो इस बिंदु को हम a डैश मान लेते हैं, और इसके कारण यहां पे जो ये ज्ञात करना है मेरे को चुंबकीय क्षेत्र, वो हमने मान लिया कि भाई यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी है, वो भी बच्चों कितनी है, a है। भाई सेम ही होगा, ये भी हमारी क्या है, a है। ठीक है, बार बार ये लिख के आ रहा है क्योंकि हमने जादुई पेन लगा रखा है। समझ में आई बात? अब क्लियर हुआ इतना, ये आपको समझ में आया इतना। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। समझ में आई इतनी बात? अब अगर बच्चों हम लोग इसका समाकलन कर दें तो काम हो जाएगा, लेकिन समाकलन वहां पे जो हम अभी कर रहे थे डायरेक्ट हमने समाकलन कर दिया था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हमें इसको पहले अब घटकों में डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसको पहले अब घटक में डिवाइड करना पड़ेगा। तो समझ में आई इतनी बात? अब ये घटक में कैसे डिवाइड होगा इसको समझिए। हमने क्या किया, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जो हमारा है, देखो ध्यान से, धारा किधर बह रही है, नीचे की ओर। धारा किधर बह रही है, नीचे की ओर। ये बिंदु हमारा OP, ये P की ओर हमारी उंगलियां हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र इसकी दिशा ये लंबवत होगी, ये लंबवत होगी। इसका मतलब इस बिंदु P पर इस dl के कारण जो हम ज्ञात करेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा लंबवत होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सीधा बना देते हैं और बोलेंगे भाई ये सीधा जाएगा। नहीं, इस dl के कारण बिंदु P पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा वो इस लाइन के लंबवत होगा। ध्यान से सुनिए प्लीज, ऐसे गया, ये इसकी दिशा है, ये लंबवत होगा, यहां पे लंबवत होगा ऐसे। इसका मतलब है यहां पे हमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये हमारा dB होगा, और ये इसके कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक इसी प्रकार a डैश के कारण यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये भी क्या होगा बच्चों, लंबवत होगा। ये होगा हमारा, ये भी क्या होगा, dB होगा। आ रही बात समझ में? कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं। मैं इस चित्र को थोड़ा सा इधर खिसका के लाना चाहता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि अभी स्पेस थोड़ा सा कम है और हमें और भी ऐड करना है कुछ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे लाता हूं इधर। अब देखो मैंने इसको छोटा कर दिया है, और इसको भी बच्चों हम इधर खिसका के लाते हैं ताकि मैं कुछ लिख सकूं उसमें। ठीक, चलो समझ में आई बात? अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे हमारा इतना हो चुका है काम। ये अगर मैं इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ाने की कोशिश करूं तो ये dB, ये, और उसके बाद ये लाइन आगे बढ़ा दी, यहां पे हमने इसको ऐसे मिलाया। ठीक, अब हम इसको घटकों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें अब इसको एक कोण बनाना पड़ेगा, वो कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने माना कि यहां पे एक कोण बन रहा है और इस कोण का नाम दिया हमने क्या, अल्फा,
और यहां पर भी वो सेम कोण ही बन रहा होगा, इसका भी नाम हमने क्या दिया, अल्फा। ठीक, यहां पर भी हमने कोण का नाम क्या दिया, अल्फा। ठीक, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप लोगों को शायद हो सकता है समस्या हो, लेकिन भाई इससे बेहतर आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये बात आप याद कर लेना। क्योंकि देखो हम बहुत आराम से हर एक चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कितना भी टाइम लगे यार, हमें कौन सी जल्दी है ना, हमें तो समझ के जाना है ना, बताओ। तो अब हमने बोला कि भाई यहां पे कोण बन रहा है और ये कोण है अल्फा, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी कोण जो बनेगा वो भी क्या है, अल्फा। और जो कोण यहां बनते हैं वही कोण कहां बनते हैं, यहां पर अल्फा, और यहीं पर भी क्या बनेगा, अल्फा ही बनेगा। ठीक, अब अगर हम इसको घटकों में डिवाइड करें तो हमने यार पहले भी ये अच्छी और निरक्षी स्थिति में पढ़ रखा है कि यहां पे जो मेरा घटक होगा वो होगा db cos थीटा, और यहां पे जो घटक होगा वो होगा बच्चों db cos थीटा, और इस तरीके से यहां पे जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है, यहां जो होगा वो होगा db sin थीटा, और यहां पर भी db sin थीटा। ठीक है, मैंने इनको ना घटकों में देखो डिवाइड कर दिया, बात समझ में आ गई। ये देखो db cos थीटा, db sin थीटा, db cos थीटा, ये db। आई होप आपको इतना समझ में होगा। क्या इतना ये बात समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा, आपको इसके आगे थ्योरी में लिखना क्या है कॉपी पे, इसके आगे लिखना है कि चूंकि dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा AP के लंबवत होगी, लिखिएगा रेखा AP के लंबवत होगी, जबकि बिंदु A डैश पर dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा A डैश P के लंबवत होगी, और उसको नीचे बनाना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि अब चुंबकीय क्षेत्र को बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटकों में क्या करने पर, लंबवत और क्षैतिज घटकों में विभाजित करने पर, या ऊर्ध्वाधर लिख सकते हो लंबवत की जगह पे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर, घटकों में विभाजित कर लिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर से इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है आपको। ये लिखना है कि db cos थीटा जो ये नीचे की ओर है और वो है db cos थीटा की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, अतः यह निरस्त हो जाएंगे, जबकि db sin थीटा जुड़ जाएंगे। अर्थात के बाद ध्यान से सुनिएगा, अर्थात बिंदु P पर उत्पन्न, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये हमारा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब हम नए पेज पे जाते हैं। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर जो होगा वो बच्चों क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB नहीं, अब कुल निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो वो होगा बच्चों B बराबर dB, और इसके बाद साइन, और अल्फा मान रखा था कोण हमने, तो अल्फा लिख दिया। अब dB का मान जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला है μ0/4 पाई IdL/a², वहां से लिखेंगे, आप कैलकुलेशन ही बची है, कुछ समझना नहीं है, आप फिर मैं आपको समझा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ dB के वैल्यू को पुट किया μ0/4 पाई, और उसके बाद I और dl में a², और उसके बाद इस साइन अल्फा को साइन अल्फा ही रहने दिया, और बच्चों इसका समाकलन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके आगे जरा ध्यान से देखिए, b बराबर, अब आप जानते हो कि भाई समाकलन तो सिर्फ dl का होना है क्योंकि उसी के साथ d लगा है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन फिर से एक सवाल उठता है, इस चित्र में जरा देखो, ये a है, ये o है, ये p है, ये a है, ये o है, ये p है। AOP त्रिभुज को बनाने की कोशिश करो। इधर ध्यान से सुनिएगा, ये आपको साइड में लिखना है यहां पे, चूंकि त्रिभुज AOP में, ये आपको साइड में लिखना है बच्चों। ये त्रिभुज बनाने की कोशिश करना, अलग बनाना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अलग बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। त्रिभुज AOP, यहां O है, यहां P है, यहां पर हमारे पास कितना है बच्चों, A है। ठीक, अब आपको ये बात पता है कि भाई यहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये हम 2D ले रहे हैं बच्चों। अब यहां पे हमें ये एक कोण बन रहा है जो कि कितना है, अल्फा है। यहां पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, अल्फा है।
इसका मतलब, और ये वाली वैल्यू कितनी है, x है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, r है, और ये वाली वैल्यू हमारी a है। हम जानते हैं कि साइन अल्फा का अगर हमें मान निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला होता है हमारे पास लंब बटे क्या, बताओ बच्चों जल्दी से। भाई अगर हम लोग साइन अल्फा का मान निकाल रहे हैं तो आंसर क्या होगा, लंब बटे, सुनिएगा बच्चों, लंब बटे साइन अल्फा बराबर लंब बटे, एक सेकंड कर्ण, ठीक है, मैं भूला नहीं था, कुछ चेक कर रहा था। तो लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा के लिए r, और इसकी वैल्यू कितनी है a, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। बताओ आ रही बात समझ में? तो हम लोग लिखेंगे बच्चों साइन अल्फा का मान, तो यहां हमारे पास म्यू जीरो तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, ठीक, आई भी बाहर आ जाएगा, और अपॉन में ए स्क्वायर आएगा, लेकिन इस साइन अल्फा की जगह मुझे लिखना है r बटे a, कुछ था नहीं ना। और उसके बाद समाकलन dl, एक भाग में दो दो चीजें कर डाली मैंने, मतलब एक चीज में मैंने दो दो चीजें निपटा दी, ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अब आगे देखो, इस b को b रहने दिया, b को b रहने दिया, और ये हो जाएगा हमारे पास म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, और i हो जाएगा, और आई आर और a क्यूब हो जाएगा, और इस dl का समाकलन करने के बाद l आएगा। बताओ कुछ था इसमें यार, कुछ भी तो नहीं है ना। तो इसका समाकलन करने के बाद कितना आएगा, l, मैंने वहां आपको बता दिया। अब सुनिए बच्चों, हम लोग एक चीज और जानते हैं कि चूंकि जो मेरे पास l है वो क्या है बच्चों, कुंडली की परिधि है, कुंडली की क्या है, परिधि है। और अगर बच्चों ये कुंडली की परिधि है तो मैं बोल सकता हूं कि इसका मान 2 पाई r होगा, ठीक है, रखते हैं यहां पे। तो यहां हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, और i हो जाएगा, r हो जाएगा, और उसके बाद ये a क्यूब होगा, और बच्चों यहां l की जगह रखेंगे हम 2 पाई r। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 1% भी अभी कोई समस्या हुई होगी, है ना। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, और इतना समझ में आया। बताओ कुछ था नहीं ना, कुछ नहीं है बच्चों, बस समझते जाओ अभी, ठीक, एक एक को ध्यान से समझना, ये सब कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। थोड़ा और छोटा कर सकते थे हम लोग इसको, ठीक। चलो आगे चल समझते हैं। यहां से मेरे पास आएगा बच्चों b बराबर, यहां से मेरे पास आएगा b बराबर म्यू जीरो अपॉन म्यू जीरो आई आर अपॉन, यहां से आई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से आएगा मेरे पास a क्यूब, यहां से a क्यूब आएगा, और ये आएगा 2। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? कुछ है अभी तो नहीं, ठीक। अब हम लोग जानते हैं अगर हमें इस a का मान निकालना पड़ जाए, इस a का मान निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ध्यान से कि पुनः, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पुनः त्रिभुज AOP में अगर हम लोग ये देखें कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कौन सी थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, ये आएगा x स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग कर सकते हैं इसको इस तरफ रूट लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये a हो जाएगा। बताओ क्या समझ में आई बात? रूट को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी घात बच्चों 1/2। भाई रूट का मतलब ही यही होता है ना चाचा जी, कि भाई 1/2 है ना। अब आ रही बात समझ में, ये हो गया हमारे पास a का वैल्यू। अब हम लोग लिखेंगे कि अतः, अब ध्यान से सुनो, अतः लिख लिया। अब यहां आ जाओ तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, और अभी मैं एक लास्ट में बताऊंगा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं और मुझे क्या क्या करना था, ठीक है। एक सेकंड 4 पाई नहीं है, ठीक है, म्यू जीरो
2 हो गया, और a की वैल्यू है ना, तो कितनी है a की वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। तो अगर 1/2 को हमें a की वैल्यू पता है तो क्यूब करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि भाई a की किसी की वैल्यू, मान लो m की वैल्यू आई हमारी 1/2, ऐसे आया, मतलब m की पावर 1/2 लिखा है, मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3/2 हो जाएगा। तो वैसे a की वैल्यू उतनी है, 3 पावर लगी है तो 3 से गुणा हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ क्यूब लगा दो तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर आएगी हमारे पास 3/2। नहीं समझ में आई है तो फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे पास a का वैल्यू है वो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अगर मैं a को a क्यूब कर लूं बच्चों तो उसके बाद 3 से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास जो पावर बन जाएगी वो बन जाएगी 3/2। तो यहाँ 3/2 हो गया। अब आई आर स्क्वायर ऊपर है, ये हो गया आई आर स्क्वायर। बताओ ये क्या फॉर्मूला आपको समझ में आया? इतना बड़ा निगमन मैंने नॉन स्टॉप करते हुए आपको दिखा दिया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने जो किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं, क्योंकि मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ भाई, रटा तो नहीं है ना एकदम, आंसर आया कि नहीं सही, बस उस पर देखो ध्यान से। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हमने सही किया हुआ है। ठीक, अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, यदि कुंडली में, ये भी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि यदि कुंडली में कितने फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हो, है ना, कुंडली में कितने हो, n फेरे हो, तब अगर कुंडली में n फेरे हो तब b बराबर μ0/2 और उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 आई आर स्क्वायर। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा और इसी में हम लोग अब n से गुणा कर लेंगे, बीच में n आ जाएगा बस। तो ये हमारा निगमन था। समझ में आई बात? हमने जो जो किया है वो 2 पेज में कर लिया है। हमने क्या किया है 2 मिनट का टाइम लेके आपको बताएंगे, जरा सुनते जाना आंख बंद करके। बस सुनिए, सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले हमने एक क्या ली है बच्चों, एक धारावाहिक कुंडली ली है। इस धारावाहिक कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r है। इस धारावाहिक कुंडली के अक्ष से, धारावाहिक कुंडली के केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष पर एक बिंदु हमने P माना है और उस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है बच्चों आपको। अब हमने इस कुंडली के किसी अल्पांश dl को बिंदु A पर मान लिया है। उस बिंदु A से बिंदु P की दूरी को हमने A लिख लिया है और यह भी लिखना है कि बिंदु O जो कि हमारा कुंडली का केंद्र है उससे बिंदु P की दूरी x है बच्चों। डन 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 डन, समझ में आई बात? इतना आगे देखो क्या किया फिर मैंने। इतना करने के बाद मैंने ये लिखा कि उस dl के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होगा B बराबर μ0, यहां देखो मेरे यहां पे μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर। लेकिन हमने आपको बताया कि ये जो dl बनेगा, ये यहाँ पे ये जो AP रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। भाई हम इसको ऐसे भी कर देंगे तब भी यहाँ 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, हमें ये कोण से मतलब नहीं है, हमें 3D में समझना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था और ये जो 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा था उसने साइन थीटा को गायब कर दिया और फिर मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो बना dB बराबर μ0/4 आई डी एल अपॉन a स्क्वायर। उसके बाद मैंने ये बोला कि बच्चों ध्यान से सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु A पर dl के कारण, बिंदु A पर dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र AP रेखा के लंबवत होगा। क्यों? इसकी दिशा नीचे है, इस दाएं हाथ से देखते हैं, इसकी दिशा नीचे है, ये हमारी OP की दिशा है, तो मालक ये हमारा लंबवत होगा आगे की ओर। तो वो हमने dB कर दिया उधर। अब बच्चों फिर हमने बताया कि dl के कारण जो बिंदु A डैश पर हमने माना है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
ए डैश पी डैश की दिशा के लंबवत होगा। पुनः हमने बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में डिवाइड कर दिया। पहला हुआ ऊर्ध्वाधर, दूसरा हुआ क्षैतिज। लेकिन हमने बताया कि जो बच्चों ये घटक हमने यहां पे बनाए हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यहां पे जो ये हमारे पास ये वाले घटक हैं लंबवत, वो निरस्त हो गए, मतलब डीबी कॉस थीटा निरस्त, क्योंकि उनकी दिशाएं विपरीत हैं। उनकी दिशाएं विपरीत हैं, इसके कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, आपस में खत्म कर देंगे एक दूसरे को। दिशाएं जब विपरीत है तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, खत्म। अब बच्चों इन दोनों की दिशा जो डी बी साइन थीटा की दिशा है वो समान है, अर्थात सुनिएगा, अर्थात बच्चों जो डीबी साइन थीटा हैं, जो हमारे क्षैतिज घटक हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे। और जब ये बच्चों आपस में जुड़ जाएंगे तो मेरा कुल चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो होगा बच्चों क्या, बिंदु P पर वो होगा बच्चों B बराबर डी बी का समाकलन और साइन अल्फा। अल्फा क्या था, हमने कोण जो माना था वहां। फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, डीबी की वैल्यू रखी, रखने के बाद हमने यहां से अल्फा का मान निकाला त्रिभुज AOP से। कहां निकाला सर जी, ये देखो, नहीं ये देखो R बाई ए, ये हमने R बाई ए मान निकाला, फिर हमने रख दिया। बाद में बच्चों हमने dl का समाकलन कर दिया, L आया और बताया हमने L हमारा इस वृत्त की क्या है बच्चों, परिधि होती है, इसकी लंबाई है, तो वो हमने मान ली 2 पाई r। इतना करने के बाद बच्चों फिर हमने बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इतना करने के बाद हमने लिखा म्यू 0 अपॉन ये सब काट पीट के इतना आया। बाद में हमको इस a को हटाना था। सर जी क्यों हटाना, क्यों था आपको, क्योंकि जब एग्जाम में को जो हमारे पास ये धारा ये थी ना, ये दूरी हमें तो अपने आप माननी पड़ी थी ना, हमें तो अक्ष से कितना दूर बिंदु है वो दिया होगा प्रश्न में। सुनिएगा, अक्ष से कितना, अक्ष के धारावाहिक कुंडली के इस केंद्र से बिंदु P कितना दूर है, सिर्फ हमें क्वेश्चन में वो दिया होगा। जब हम प्रश्न करेंगे हमें ये नहीं दिया होगा, इसलिए a को हटाना पड़ेगा। हमें इसकी त्रिज्या दी होगी, इसलिए मुझे इसको रखना पड़ा। बच्चों आई बात समझ में, अब इसीलिए मुझे a को हटाना पड़ा। अब जब मैंने a को हटाया तो a का मान निकाला हमने पाइथागोरस थ्योरम से त्रिभुज AOP में। आंखें बंद करके सुनोगे ना तभी समझ में आएगा, दिल से सुनो, ये एग्जाम टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। त्रिभुज AOP से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और बच्चों हमने मान निकाला किसका, a का। जब a का मान निकाला तो वो आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, और उसके बाद जब हमने यहां क्यूब कर दिया तो 3/2 हो गया, और जब n फेरे होंगे तो ये आला आएगा आंसर। आई बात समझ। एक हम इसे में आपको ऐसा यहां पे हम क्या देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखना, जो ये x का मान है 0 कर दूं अगर, तो क्या होगा, सोचो, सोच के जल्दी से बताओ कि ये जो हमारा अक्ष था, इस अक्ष से ये जो बिंदु यहां P था, इस अक्ष पे इसकी दूरी को मैं 0 कर दूं तो यार ये बिंदु P ना उठ के इसके केंद्र पर आएगा, और जैसे ही बिंदु P उठकर इसके केंद्र पे आएगा बच्चों आप तुरंत बोल दोगे कि सर जी x का मान तो 0 होगा। इसमें जरा x को 0 करो, इसमें x को 0 करो, x को 0 करो, तो आंसर आएगा मेरे पास म्यू 0 ni और उसके बाद r स्क्वायर, और यहां से x का मान 0, फिर आएगा 2 और आएगा मेरे पास r स्क्वायर और उसकी घात 3/2। ये इससे कट जाएगा, सुनिए 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास r क्यूब होगा, फिर r की पावर 2 से ये कट जाएगा, r बचेगा नीचे, ये r भी खत्म। फॉर्मूला बचा मेरे पास म्यू 0 ni और अपॉन में 2r। अब एक बात बताओ सर, ध्यान से देखना, आंखें यहां पे गड़ा के, आंखें खोल लो तभी तो गड़ाओगे। ये फॉर्मूला ये वाला है, तब आपके मन में सवाल होगा कि सर डायरेक्ट ही बता देते ना, बड़ा वाला निगमन करके छोटा वाला क्यों बताया। बच्चों कभी कभी अलग से 3 नंबर का जब ये पूछ लिया जाता है तो इतना बड़ा निगमन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इतने से ही काम चल जाता है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है कि भाई हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि ये निगमन आपके यहाँ से ज़्यादा यहाँ भी गया होगा, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो,
अगले सेशन में हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं और वो होगा एम्पियर का परपथीय नियम और उसके बाद उसके अनुप्रयोग। तो अगले सेशन के लिए बने रहिए। आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, सब्सक्राइब करने के बाद सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए, बस यही कहूँगा। ठीक है, आई थिंक ये सेशन 1 घंटे से ज़्यादा का रिकॉर्ड हुआ है। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि 1 घंटे का रिकॉर्ड हुआ है। मैंने नॉन स्टॉप इस सेशन को रिकॉर्ड किया है, 1 मिनट का भी कहीं कट कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, और ये बिल्कुल लाइव वाली फीलिंग थी मेरे लिए कि मैंने कहीं से कुछ कट वट नहीं किया कि मैं पानी पीने के लिए गया हूँ, पानी पीने से याद आया कि पानी पीना चाहिए मेरे को। तो बस जाते जाते मैं बच्चों यही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहो, क्योंकि ये जितनी मेहनत आप अभी करोगे उसका फल आपको आगे ज़रूर मिलेगा। बाकी आप समझदार हो, मुझे जो करना चाहिए मैं अपने फ़र्ज़ अभी निभा रहा हूँ। ठीक है, कि हाँ मैं टीचर हूँ, मैं टीचर की तरह पढ़ा रहा हूँ। आप बच्चे हो, आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। बाकी ये यूट्यूब है, यहाँ लोग आके 10 तरीके के बच्चे आते हैं जो उल्टा सीधा बोल के भी जाते हैं, वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं एक टीचर को। ठीक है, बस साथ दीजिए हमारा और आगे बढ़िए आप भी, और इस चैनल को भी आपको आगे ही बढ़ाना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।